हेलो एंड वेलकम टू SPMIS एकेडमी डेली आंसर राइटिंग। इस सेशन में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, उससे रिलेटेड MCQs आपके साथ शेयर करता हूं और आप अपना आंसर लिख करके सबमिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। आज का क्वेश्चन है हमारा सुपरमार्केट के ऊपर। एज यू हैव नोटिस्ड, मैं पिछले 2 सेशन से UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये सारे ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि किसी करंट इवेंट पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं और ये क्वेश्चंस आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर रहे होते हैं। आज भी मैं एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं विच वॉज आस्क्ड इन 2018। Question is asking you to examine the role of supermarkets in India and particularly in supply chain management of fruits, vegetables and food items. Then the second part of the question is asking you that how are these supermarkets able to eliminate the intermediaries in the supply chain of fruit, vegetables and food items. क्वेश्चन का डायरेक्टिव वर्ड है एग्जामिन। जब भी किसी चीज़ को एग्जामिन करना होता है तो आपको सारे फैक्टर्स उसके बताने होते हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, नुकसान है, ये सब कुछ आपको देना पड़ता है। मोटा मोटा इस 10 मार्क्स के क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे 5 पार्ट्स में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जिसमें हम बता देंगे सुपरमार्केट्स के बारे में। देन क्या रोल होता है सुपरमार्केट का इन द सप्लाई चेन ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड फूड आइटम्स। Then we will discuss the benefits of the supermarkets. Also, what are the disadvantages of the supermarkets, and in the disadvantages we will focus on the elimination of the intermediaries that we will combine, उसके नीचे ही दे देंगे। And in the end there is going to be a conclusion. तो इस तरह से इस पूरे आंसर को ऑर्गेनाइज करेंगे। This question is relevant from the paper 4 Indian Agriculture. There is no reference newspaper for this question. However, जो अभी फार्म लॉज में अमेंडमेंट हुआ है, जिसके बारे में आप सबको ही पता होगा, उस चीज़ से हम लोग हेविली रिलेट करेंगे इस क्वेश्चन को। देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में सुपरमार्केट के बारे में ही लिखेंगे। मोटा मोटा देखिए सुपरमार्केट होता क्या है। इट इज़ अ बिग मार्केट। सिंपल सी बात करें, नाम से ही क्लियर है, सुपर मार्केट मतलब बहुत बड़ी मार्केट। और ये जो बहुत बड़ी मार्केट है, इसकी खास बात होती है कि ये बहुत सारी वैरायटीज़ की चीज़ें बेचते हैं। आपने देखा होगा बिग बाज़ार में जब आप गए होंगे तो बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के आपको फूड आइटम्स मिल जाते हैं, आपको फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अगर आप डी मार्ट गए हो वहाँ पर भी आपको ऐसी ही बहुत सारी वैरायटीज़ की चीज़ मिलती है। तो सुपरमार्केट का मतलब है एक ऐसी बड़ी सी मार्केट जहाँ पर आपको डिफरेंट वैरायटीज़ के फूड, वेजिटेबल सब कुछ आराम से मिल जाएंगे। और ये सारी चीज़ें जनरली सेक्शंस में ऑर्गेनाइज होती हैं। अलग अलग जगहों पर आपको वेजिटेबल्स मिलेंगे, फ्रूट्स मिलेंगे, ये सब आपको सेक्शंस में मिलेंगे। और यहाँ पर इन सब बड़े बड़े सुपरमार्केट में कस्टमर को जाकर के खुद से ही खरीदना होता है। जैसे कि वो जाएगा खुद से ही अपने लिए सेलेक्ट करेगा क्या टमाटो चाहिए, क्या फ्रूट चाहिए, जो कुछ भी उसे चाहिए उसे खुद से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। That is why the customers have to self-serve themselves. This is different from a traditional grocery store, जहाँ पर जो ग्रोसरी वाला होता है वो आपके लिए सब चीज़ें लगा के आपको दे देता है, आपको जितना भी चाहिए। तो इसीलिए बोला जाता है कि these are self-serving stores. ये जो सुपरमार्केट होते हैं ये these are generally ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ चेन स्टोर्स। दैट मीन्स हर एक सिटी में आपको दिखेगा कि बड़े बड़े बिग बाज़ार होंगे और इन सब की ओनरशिप जो होती है वो किसी एक पेरेंट कंपनी के पास में ही होती है। और ये जो पेरेंट कंपनी होती है ये सेंट्रल लेवल पर प्रोक्योरमेंट करती है। मतलब पूरी कंट्री के सारे बिग बाज़ार के लिए एक ही कंपनी है जो पूरा प्रोक्योरमेंट कर देगी सारे बिग बाज़ार्स के लिए। दिस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट। सेंट्रल लेवल पर खरीदी होती है और बेचा जाता है इन सारे अलग अलग बिग बाज़ार में। So after telling about the supermarkets, let us come on to the what is the role of the supermarket in the supply chain management SCM of horticulture products। देखिए, जब तक हमारी कंट्री में जो अभी फार्म लॉज 2020 इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे, जिनके बारे में आपको पता होगा, हमारी कंट्री में रूल ये था कि APMC एक्ट जो था उसने मैंडेट करा था कि अगर फार्मर को बेचना है अपना सामान तो उसको APMC मंडी में ही बेचना है।
हमारी सरकार ने ई नाम और अलग अलग ऐसे प्रोजेक्ट लाई थी जिसको कुछ स्टेट्स ने, जैसे कि महाराष्ट्र, उन्होंने इम्प्लीमेंट भी करा था, लेकिन जनरली सीन यही था कि एपीएमसी मंडीज़ में ही जाकर के फार्मर को बेचना पड़ता था। अब अगर फार्मर को मंडी में ला करके अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचना है तो उसको बहुत सारी कॉस्ट उठानी पड़ती थी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, अनलोडिंग कॉस्ट लेबरर को देनी पड़ती थी, देन देयर वर लॉट ऑफ चार्जेस विच वर टू बी गिवन बट टू द मिडल मैन, आड़तिया, देन देयर वर मंडी चार्जेस, ये सब बहुत सारे चार्जेस और कॉस्ट फार्मर को बेयर करनी पड़ती थी। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं थी कि उस फार्मर का जो उसने लेकर के आया है मंडी में वो बिकेगा ही बिकेगा। आपको पता है एमएसपी केवल कुछ प्रोडक्ट्स के लिए थी, फ्रूट वेजिटेबल के लिए तो नहीं होती है, तो बहुत बार फार्मर का वेस्टेज भी होता था और उसको अपना बेच नहीं पाता था। इसके बाद फार्मर जो है वो एक्सप्लॉइट भी होता था, क्योंकि आड़तिया कई बार गलत वजन कर लेते थे, इम्प्रॉपर वेइंग होती थी, बहुत सारे अननेसेसरी चार्जेस लगते थे एंड देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अब एक बार ज़रा समझते हैं कि इस पूरी चीज़ को कैसे जो सुपर मार्केट्स है वो एलिमिनेट करते हैं। ये आपकी पूरी की पूरी ट्रेडिशनल होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, जहाँ पर फार्मर विलेज मर्चेंट को बेच सकता है या फार्मर डायरेक्टली एपीएमसी मंडी में आ सकता है, जहाँ पर बहुत सारे मिडलमैन होंगे और वो किसी होलसेलर को देंगे और वो रिटेलर को होगा। दिस वॉज अ ट्रेडिशनल सेटअप ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ अ फ्रूट वेजिटेबल फूड आइटम्स, जिसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है, जिसमें फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं, पेमेंट डिले होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। Next, let us see that how is the supermarket able to reduce the problems of this supply chain। सुपरमार्केट क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली फार्मर से ही खरीद लेते हैं। तो सुपरमार्केट जो होते हैं दे बिकम द रिटेलर, फार्मर जो होता है वो प्रोड्यूसर, और ये डायरेक्टली उसी से ही खरीद लेते हैं। तो बीच के जितने भी मिडलमैन हैं ये सबको एलिमिनेट कर देते हैं। ये जो पूरी की पूरी सप्लाई चेन होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, इसको हम लोग बोलते हैं फार्म टू फोर्क। आप नीचे देख सकते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है फार्म टू फोर्क। फार्म का मतलब है जहाँ आई एम सॉरी, फार्म का मतलब है जहाँ प्रोड्यूस हुआ, और फोर्क का मतलब है हम लोग, वी द कंज्यूमर्स ऑफ दिस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो ये जो फार्म टू फोर्क सप्लाई चेन है इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं सुपरमार्केट, बिकॉज दे आर डायरेक्टली बाइंग फ्रॉम द फार्मर एंड सेलिंग टू द रिटेलर। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज द रोल ऑफ द सुपरमार्केट, क्या क्या उनके एडवांटेजेस हैं। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सुपरमार्केट जो होते हैं फार्मर से डायरेक्टली खरीद लेते हैं। दे कैन ऑल्सो बाय फ्रॉम द फार्मर कोऑपरेटिव्स, मतलब ग्रुप ऑफ फार्मर जो होते हैं उनसे भी खरीद सकते हैं अगर उन्होंने कोऑपरेटिव बनाया हो। अगर उनके कुछ बीच के डेजिग्नेटेड मिडलमैन होंगे वो उनसे भी खरीद सकते हैं, जो कि उन्होंने ही अपॉइंट कर रखे हैं, और वो बेच देते हैं जा कर के अपना सामान सारा का सारा सुपरमार्केट्स को। इसकी वजह से सप्लाई चेन जो है वो छोटी हो जाती है और नंबर ऑफ़ इंटरमीडियरीज कम हो जाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब कम नंबर ऑफ़ इंटरमीडियरीज होंगे, कम मिडलमैन होंगे, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जल्दी मूव करता है, बिकॉज फार्मर को पता है कि उसको जाकर के सुपरमार्केट वाले को बेचना है, बीच में कोई मिडलमैन तो है नहीं जो बीच में प्रोड्यूस को रोक के रखे या कुछ और करे। सो देयर इज़ अ फास्टर मूवमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब आप समझ सकते हैं कि अगर फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की बात हो रही है जो कि जल्दी ख़राब होते हैं, जो कि पेरिशेबल होते हैं, आपको पता ही होगा, तो ये जल्दी जब ख़राब होते हैं और इनका अगर जल्दी मूवमेंट हो रहा है, मतलब तुरंत हार्वेस्ट करा आपने फील्ड से और जितनी जल्दी कंज्यूमर के पास पहुंचा दिया, उतना ही कम चांस है इनके ख़राब होने का, क्योंकि ये जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं ये बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जल्दी से जल्दी पहुंचा दिया जाए कंज्यूमर के पास में, और ऐसे में ये सुपरमार्केट जल्दी पहुंचा पाते हैं। एज अ रिज़ल्ट कस्टमर जो होता है उसको ज़्यादा शेल्फ लाइफ मिल जाती है। ये आपने भी नोटिस करा होगा कि अगर आप कोई फ्रूट या वेजिटेबल जाके सुपरमार्केट से लेते हैं और उसको अपने रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो ज़्यादा टाइम चलती है एज़ कम्पेयर टू अ फ्रूट और अ वेजिटेबल विच इज़ बॉट एट द सेम प्राइस फ्रॉम अ रेगुलर फ्रूट सेलर। क्योंकि ये जो सुपरमार्केट है ये फार्मर से जल्दी ले चुके होते हैं और
इस वजह से ये कंज्यूमर को एक्स्ट्रा शेल्फ लाइफ पास कर देते हैं। नेक्स्ट हो जाता है कि दैट बिकॉज दीज सुपरमार्केट्स आर डूइंग सेंट्रलाइज्ड बाइंग एंड सेलिंग, तो ये ज़्यादा वॉल्यूम में खरीद पाते हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर बिग बाज़ार की जो पेरेंट कंपनी है वो पूरे इंडिया के बिग बाज़ार के लिए एक ही अगर खरीद रही है तो वो बहुत बड़े वॉल्यूम पे खरीदेगी। एज अ रिज़ल्ट उसको प्राइस भी बेटर मिलेगा, एज अ रिज़ल्ट वो कस्टमर को भी कम दाम पर ही चीज़ें प्रोवाइड करवा पाएगी। तो कस्टमर का फ़ायदा ये होता है कि उसको कम दाम पर अच्छी क्वालिटी का सामान मिल जाता है। नेक्स्ट फ़ायदा होता है सुपरमार्केट का कि इनके पास पैसा होता है तो ये स्टोरेज पर ध्यान दे सकते हैं, क्वालिटी पर ध्यान दे सकते हैं। क्यों? बिकॉज़ ये अच्छे कोल्ड स्टोरेज बना लेते हैं तो इनके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा टाइम तक चलते भी हैं, और ये राउंड द ईयर अवेलेबिलिटी भी अफोर्ड करा लेते हैं क्योंकि ये बेटर तरीके से स्टोरेज कर सकते हैं। और एक लास्ट फ़ायदा होता है सुपरमार्केट का कि वो डाइवर्स प्रोडक्ट को ही अपने यहाँ पर बेच लेते हैं। तो अगर किसी लोकल ग्रोसरी सेलर के पास जाएंगे, सपोज़ अगर वो कैरेट्स बेच रहा है तो बस वो कैरेट ही बेचेगा, लेकिन सुपरमार्केट वाला बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्रूट्स वेजिटेबल्स सबको अवेलेबल करा देगा। एज अ रिज़ल्ट कंज्यूमर के पास चॉइसेस होगी। मोटा मोटा देखा जाए तो ये जो सुपरमार्केट का सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, दिस इज़ बेनिफिटिंग बोथ द फार्मर्स एंड द कंज्यूमर्स। फार्मर्स को बेटर प्राइस मिल जाता है, मिडलमैन नहीं रहते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट रियलाइज होता है, और कंज्यूमर्स को फ्रेश प्रोडक्ट कम दाम पर मिलने लग जाते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं कि क्या इनके डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहली बात कि अगर सुपरमार्केट जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट अपना करते हैं उससे ट्रेडिशनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जो छोटे छोटे रिटेलर्स थे, फ्रूट सेलर्स थे, उनको इफ़ेक्ट होने लग जाता है। बिकॉज उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो सुपरमार्केट जितना बड़ा बड़ा कोल्ड स्टोरेज बना पाए। एज अ रिज़ल्ट वो एलिमिनेट होने लगते हैं। ये आपने देखा होगा कि किसी भी जगह पर जहाँ पर बड़ा सुपरमार्केट होता है उसके पास में जो छोटे छोटे वेजिटेबल सेलर होते हैं वो धीरे धीरे कम ही होने लगते हैं या ख़त्म ही हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई प्रेफर करता है कि वो जा कर के सुपरमार्केट से ही लेकर के आए। तो जो छोटे वेजिटेबल सेलर्स होते हैं या छोटे फ्रूट सेलर्स होते हैं वो एलिमिनेट होने लग जाते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड सच गुड स्टोरेज फैसिलिटीज़ लाइक द सुपरमार्केट। इसका एक और बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है सुपरमार्केट का। आपको पता ही होगा कि अभी हाल फिलहाल में जो फार्म लॉस के अमेंडमेंट हुए हैं और जिसकी वजह से करेंटली जो हमारे फार्मर हैं वो दिल्ली के पास प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि अगर एपीएमसी एक्ट में आप जो हमारी मंडी है उनको वीक कर देंगे, मंडी में बेचना मैंडेटरी जो है उसको आप हटा देंगे उस क्लॉज को for the cereals, then the problem can be that the big companies will buy directly from the farmer, and after 2 to 3 years when the mandis are no longer functioning, they will be able to exploit the farmers. They can be in a position that they can exploit the farmer, and that can be said for the supermarkets also. केस ऐसा बन सकता है कि अगर एपीएमसी में फ्रूट और वेजिटेबल सेलर बिल्कुल भी अपना नहीं बेचेंगे और सारा का सारा सुपरमार्केट ही खरीदेंगे और कोई भी लोकल मिडलमैन नहीं खरीदेगा, तो इन दैट केस after few years it can happen that these supermarkets will be able to exploit the farmer also, because फिर वो जो दाम ऑफर करेंगे उसी दाम पर फार्मर को बेचना पड़ेगा। फार्मर के पास कोई चॉइस नहीं रहेगी क्योंकि उसको पता भी नहीं होगा क्या प्राइस है उसके प्रोडक्ट का। और यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है दैट इट कैन बिकम अ प्रॉब्लम एंड इट वाज द मोस्ट डिबेटेड पॉइंट इन द फार्म लॉ अमेंडमेंट ऑफ 2020। एक और डिसएडवांटेजेस होता है सुपरमार्केट का कि सुपरमार्केट हर जगह नहीं होती हैं, कुछ बड़े शहरों में ही होती हैं, लेकिन ये बड़े शहरों में रह करके भी आसपास के छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे गांव से बहुत सारा सामान खरीद लेती हैं। तो वहाँ पर जो छोटी छोटी जगह होती हैं वहाँ पर उस अच्छी क्वालिटी का माल रहता ही नहीं है। आप समझ सकते हैं कि गुवाहाटी में बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का। गुड क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स आर रिक्वायर्ड इन गुवाहाटी, बट ये जो गुड क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स है ये ऐसा नहीं है कि गुवाहाटी के आसपास के विलेज से ही आते हैं, बहुत दूर दूर जगहों से भी आते हैं।
ऐसे में गुवाहाटी में होने वाली सुपरमार्केट्स जो हैं वो आसपास के बहुत सारे छोटे छोटे शहरों से, गांव से खरीद लेंगी फ्रूट्स को, और इन छोटे छोटे शहरों में और गांव में जो वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट है अच्छे फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, वो कई बार प्रॉब्लम में भी आ जाती है. That is what I have written, that these supermarkets, they have a limited presence, but they have a disproportionate impact on the nearby areas. अब आ जाते हैं क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में, दैट हाउ आर द सुपरमार्केट्स एबल टू एलिमिनेट द नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज. ये चीज़ आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, बस मैंने यहाँ पर छोटा सा उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया है कि जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस की ट्रेडिशनल सप्लाई चेन थी उसमें ट्रांसपोर्टर, लेबर, विलेज मर्चेंट, ग्रेडर, आढ़तियाज, ये सब होते थे, और इसी चीज़ को एलिमिनेट कर दिया है सुपरमार्केट ने. अब इसका इफेक्ट ये पड़ा कि फार्मर्स को मिडिलमैन पर रिलाई नहीं करना पड़ता है, ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई, क्योंकि इस बार अब सीधे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फ्रॉम द फार्म टू द सुपरमार्केट. जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है, एपीएमसी मंडी में नहीं जाना पड़ता है, तो ओवरऑल उस प्रोड्यूस की कॉस्ट भी कम होती है. क्योंकि आपको पता है कि हमारे घरों में जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल या कोई भी फूड आइटम सप्लाई होता है उसकी कॉस्ट का एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो होता है वो एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है. जो भी गाड़ियों में डीजल लगता है उस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने में, वो उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट का पार्ट होता है. तो ऐसे में जब ट्रांसपोर्टेशन कम होगा तो अपने आप उस चीज़ की कॉस्ट भी कम हो जाएगी. और उसके अलावा थर्ड फैक्टर है कि डिपेंडेंस जो होती है मंडीज़ की, वो अपने आप ही कम होने लग जाती है. नाउ इन द लास्ट यू कैन मेंशन सम कंक्लूजन. इन द कंक्लूजन पार्ट आई हैव गिवन यू वन फैक्ट कि इंडिया में फूड वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है. एज पर फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बताया गया है कि इंडिया में 1 लाख करोड़ का फूड वेस्ट हो रहा है. आप ये फैक्ट नहीं, आप कोई दूसरा फैक्ट भी दे सकते हैं कि 40% ऑफ द हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस जो होता है इंडिया में वो वेस्ट हो जाता है. यू कैन गिव मैनी सच फैक्ट्स. तो FAO ने बोला है 1 लाख करोड़ का फूड वेस्ट हो जाता है हर साल, और इसमें से जो मेजॉरिटी होता है वो पेरिशेबल हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस होता है, और इसको इजीली अवॉइड करा जा सकता है अगर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बेटर करें, जो कि सुपरमार्केट्स हमारी इजीली प्रोवाइड कर देती हैं. वो कोल्ड स्टोरेज देती हैं, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम को कम करती हैं. एज अ रिज़ल्ट वो फूड वेस्टेज को कम कर देती हैं, बेटर क्वालिटी चीज़ कंज्यूमर को दे पाती हैं. लेकिन हमको ये भी देखना है कि जो छोटे छोटे हमारे जो फ्रूट सेलर्स हैं उनको भी अच्छी क्वालिटी का सप्लाई चेन मैनेजमेंट, गुड क्वालिटी फूड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज उनको एक्सेसिबल हो जाए, जिससे कि ये जो छोटे छोटे प्लेयर्स होते हैं ये गुड क्वालिटी के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स प्रोवाइड कर पाए इवन इन द Tier 3 सिटीज़ जहाँ पर सुपरमार्केट भी नहीं प्रेजेंट है. तो इस टाइप से आप एक फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन दे सकते हैं, जिसमें आप आगे की बात कर रहे हैं कि इंडिया को फोकस करना चाहिए फूड वेस्टेज को कम करने में, जो कि सुपरमार्केट तो कम कर ले रही हैं, लेकिन जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं उनको भी ये फैसिलिटीज़ एक्सेस करानी चाहिए, जिससे कि हमारी जो और छोटे शहर हैं वहाँ पर भी बढ़िया क्वालिटी की चीज़ मिले एट द लो प्राइसेस. इस टाइप का आप एक फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन लिख सकते हैं. These are some of the MCQs which are related to this topic. These questions are from the previous year UPSC paper. You can attempt these questions and put your answer in the comment section. I would want आप पहले इसको अपने प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर ही ये अटेम्प्ट करें. बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, and I request you all to please comment on these questions because these questions are important questions. This is all from my side. Thank you.